methods of collecting primary data. Okay, we have different methods for the collection of primary data. इन सारे methods का मतलब हम लोग समझने वाले हैं, इनके merits, इनके demerits, इनकी suitability, सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं. Okay, है क्या क्या? Direct personal investigation, indirect oral investigation, information from correspondence, mailed questionnaire method, टेलीफोनिक इंटरव्यूज एंड मेल्ड क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स. ठीक है, ये मेल्ड नहीं होगा, दिस वुड बी क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर्स. ओके, तो ये कुछ हमारे पास में 6 क्या है, 6 हमारे मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा है. इन 6 मेथड्स को हम लोग 1 by 1 पढ़ने वाले हैं अच्छे से विथ ऑल देयर मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड सुटेबिलिटी. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम किससे? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से. ओके, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. अब देखो इसके नेम से समझ में आ गया, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. मुझे आप मान लो मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, ठीक है, मुझे जो है आप लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रही हूँ. सो दिस इज व्हाट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, या फिर हम इसे पर्सनल इंटरव्यू भी बोल सकते हैं. जो इंटरव्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, वो पर्सनली किए जाते हैं ना. सबसे इजी सा एग्जांपल, जॉब इंटरव्यूज जो होते हैं उसमें जो भी एक एचआर होते हैं वो रहते हैं, मतलब कि जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो होंगे और आप रहोगे. तो ये क्या है, ये डायरेक्टली बात की जा रही है आपसे खुद से. ठीक है, तो मतलब कि जब डेटा कलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली, जिस पर्सन के बारे में या जिस चीज के बारे में हमें फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली उसी से बात करके जो डेटा फाइंड आउट या कलेक्ट किया जाता है वो आता है किसमें? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में. ओके, सो अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डेटा by having direct contact with the informant and conducts on the spot inquiry. ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो कलेक्ट करेगा डेटा को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बाय डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग द इन्फॉर्मेंट. ठीक है, जो इन्फॉर्मेंट है जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है उसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके उससे इंफॉर्मेशन ली जाएगी और ऑन दी स्पॉट इंक्वायरी है. ऑन दी स्पॉट मतलब क्या कि अभी के अभी इसी टाइम मैं किसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, मैंने ऑन दी स्पॉट किया है. अब इसमें होता क्या है कि कभी कभी जो एक इन्वेस्टिगेटर है वो अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशंस अपने क्वेश्चंस को भी चेंज कर सकता है, अपने क्वेश्चंस को भी मोल्ड कर लेता है. ठीक है, ये देखते हुए कि पर्सन किस चीज का आंसर दे सकता है, पर्सन किस काइंड का है, तो उस वे में जो है क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है. तो अल्टीमेटली जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें एक तो आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिल रही है फ्रॉम द रिस्पोंडेंट इटसेल्फ, या फिर जो भी इंफॉर्मेंट है उससे ही जो है इंफॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट करते हो. और इसमें जो है एक जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशंस अपने क्वेश्चंस फ्रेम भी कर सकता है, अपने क्वेश्चंस थोड़े बहुत चेंज भी कर सकता है. तो ये एक फ्लेक्सिबल मेथड है कि जो है एक करेक्ट आंसर तक या एक करेक्ट सोल्यूशन तक एक जो इन्वेस्टिगेटर है वो पहुंच सकता है. ओके, द इन्वेस्टिगेटर और द इंटरव्यूअर हैज द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द स्टडी एंड आंसरिंग एनी क्वेरी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स. ठीक है, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है या फिर जो इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यूअर कौन है? जो इंटरव्यू दे रहा है. अगर यहीं पर इस आर की जगह पर ई होता, दैट इज इंटरव्यू ई होता, तो वो कौन है? जो इंटरव्यू दे रहा है. ठीक है, तो जो ये आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कि मैंने बोला है कि क्वेश्चंस जो है वो अपने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है थोड़े बहुत मोल्ड किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं. तो वही चीज यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जो इन्वेस्टिगेटर है या जो इंटरव्यूअर है उसके पास में एक ही अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी जो भी स्टडी है, अपने जो भी क्वेश्चंस है उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, और जो एक इंटरव्यूई है, ओके, या जो एक रिस्पोंडेंट है उससे करेक्ट वे में जो है आंसर्स जान सके. ठीक है, तो ये इसका एक एडवांटेज बन जाता है. ओके, फिर कहाँ सूटेबल है ये मेथड, ये देखते हैं. आई होप सो कि मतलब तो समझ में आ ही गया होगा आपको. When detailed information has to be collected, जब बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो फिर कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए. ठीक है, When area of investigation is limited, ये बहुत जरूरी है
कि जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है वो लिमिटेड एरिया, अगर लिमिटेड एरिया ऑफ स्टडी है तो ही ये कंडक्ट किया जा सकता है, अगर अनलिमिटेड एरिया ऑफ स्टडी है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज इसमें जो है एक पर्सन खुद जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो अगर मान लो मैं कोई भी एक डेटा कलेक्ट करना चाहती हूं तो इट मींस कि जितने भी लोग मेरी स्टडी का पार्ट होंगे उन्हें मैं खुद जाकर इन्वेस्टिगेट करूंगी, राइट। तो ये मेरी मेहनत लगानी है मुझे कि मैं एक एक पर्सन के पास जाऊंगी, उनसे जो है क्वेश्चंस पूछूंगी, उनके आंसर्स नोट डाउन करूंगी। अब ये क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे, ये जो मैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी उसमें भी टाइम लगेगा, तो मैं कुछ लिमिटेड एरिया में ही वो कर सकती हूँ। अगर आप बोल दो कि ये पूरे इंडिया में करना है तो पूरा इंडिया में करने के लिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है, बिकॉज मैं एक पर्सन पूरे इंडिया के एक एक पर्सन से तो बात नहीं कर सकती ना। इतनी जो पॉपुलेशन है हमारी, उस पॉपुलेशन के हर एक पर्सन से तो मैं जाकर कोई भी ये क्वेश्चंस या आंसर्स नहीं कर सकती हूँ, कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर वहीं आप बोल दो कि ये जो है आपको एक किसी एरिया में करना है, ठीक है, जैसे कि मान लो हम बोल रहे हैं कि जयपुर में जो डेस्टिनेशंस हैं, ठीक है, मतलब कि जो अभी एक टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, तो मैं वो कर सकती हूँ कि हाँ मैं उस जगह पे चली जाऊँ, जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे जो है मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ। और कुछ नंबर ऑफ मुझे इन्फॉर्मेंट से पूछना है, जैसे कि 10, 12, 20, 30 इतने जो है मेरे पास में है कि बस मुझे इतने लोगों से ही इंक्वायरी करनी है, या इतने लोगों से ही अगर मैंने अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली तो मैं एक सोल्यूशन तक या एक जो है कंक्लूजन तक, एक क्लियर कंक्लूजन तक पहुंच पाऊंगी। तो ये चीज के लिए मतलब मेरे पास में एक लिमिटेशन है ना कि हाँ इतनी जगह के लिए ही मुझे करनी है, तो उसमें मैं जो हूँ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन अंडरटेक कर सकती हूँ। ओके, when nature of inquiry is confidential, जब नेचर ऑफ इंक्वायरी कैसी है, कॉन्फिडेंशियल है, मतलब कि हमें जो है ये जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल वे में कलेक्ट करना है, किसी को बताना नहीं है, ठीक है, मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ में कोई भी यहाँ पर बायसनेस या फिर कोई भी जो है मिसकम्युनिकेशन वाली चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज है तो उसके लिए हमें जो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यूज करना चाहिए, बिकॉज एक इन्वेस्टिगेटर खुद ही कलेक्ट कर रहा है तो वो इस चीज को अपने तक कन्फाइंड रख सकता है, उसे जो है पूरी दुनिया में फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। When maximum degree of accuracy is needed, जब एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा नीडेड हो। अब इसमें एक्यूरेसी कैसे रहेगी, बिकॉज देखो एक इन्वेस्टिगेटर खुद ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो वहां पर बायसनेस वाली बात नहीं आएगी, मतलब कि वहां पर जो है कोई भी काइंड ऑफ ऐसी चीज नहीं आएगी कि अपने फायदे के लिए मैं कोई चेंजेस कर रही हूँ। भाई मुझे तो एक करेक्ट आंसर चाहिए ना, एक करेक्ट जो है इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहां पर क्या होगी, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेटली मिलेगी। यही चीज अगर मैं किसी को हायर करूं, किसी को फॉर एज ए हेल्पिंग हैंड लूं, जैसे कि जो एन्यूमरेटर्स वगैरह है, तो अगर मान लो एन्यूमरेटर्स वगैरह बायस हैं, अगर मान लो उनका जो है कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि मुझे जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, तो वो जो है उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली वो उतनी एक्यूरेट नहीं मिलेगी जितनी मैं खुद कलेक्ट कर रही हूं तो मुझे एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है। तो जब मैक्सिमम एक्यूरेसी रिक्वायर्ड हो तो फिर हम क्या करेंगे, यही पर्टिकुलर डेटा यूज करेंगे, यही पर्टिकुलर मेथड यूज करेंगे, ठीक है। व्हेन इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ओरिजिनलिटी, जब इंपॉर्टेंस किसको दिए, ओरिजिनलिटी को, जो सब बहुत ही ओरिजिनल डेटा मिलेगा स्टूडेंट्स आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में। आप अगर दूसरे मेथड्स भी देखोगे प्राइमरी सोर्स को कलेक्ट करने के लिए तो आपको इतना ओरिजिनल नहीं मिलेगा जितना आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली एक इन्वेस्टिगेटर खुद ही कलेक्ट करते हैं ना, तो ओरिजिनलिटी होती है। ओके, तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सूटेबल है। आई होप सो कि ये जो हमारे सारे पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को क्लियर होंगे। फिर आते हैं कुछ मेरिट्स। ओके, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के क्या एडवांटेजेस है या क्या मेरिट्स हैं। ओरिजिनलिटी, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो डेटा है वो कैसा रहेगा, ओरिजिनल रहेगा। क्यों, बिकॉज एक इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है तो ओरिजिनलिटी मेंटेन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटा है वो कैसा है, ओरिजिनल है। रिलायबल एंड एक्यूरेट, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अभी सूटेबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर मैक्सिमम एक्यूरेसी चाहिए तो इस डेटा को यूज करो, तो सेम वही है कि ये डेटा कैसा है, रिलायबल और एक्यूरेट डेटा है, राइट। हम लोग जो है उस डेटा पर रिलाय कर
कर सकते हैं और ये जो है काफी एक्यूरेट डेटा होगा, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, मतलब कि फ्लेक्सिबल है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि स्टूडेंट्स जब एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो एक इन्वेस्टिगेटर अपने उस सिचुएशन को देखते हुए अपने जो क्वेश्चंस है उन्हें चेंज भी कर सकता है, उन्हें थोड़ा सा मोल्ड करके पूछ सकता है, उसे जो है जो क्वेश्चंस है उन्हें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है जो भी एक इन्वेस्टिगेटर है वो अपने रिस्पोंडेंट्स को। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, मतलब कि एकदम रिजिडनेस नहीं है कि नहीं आपको यही के यही क्वेश्चंस पूछना है, वो रिजिडिटी नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग जो क्वेश्चंस हैं वो उनमें थोड़ा सा जो है उनकी जो फ्रेमिंग है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकेंगे, ठीक है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऑल्सो भी कलेक्टेड, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट हो सकती है। अब मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन करने गई, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, लेकिन साथ साथ में मुझे कुछ और भी जो है चीजें पता चल गई तो मैं वो भी नोट डाउन कर सकती हूँ। तो ये क्या है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हम लोग गेन कर सकते हैं। सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए सूटेबल है, चाहे आप येस नो वाले क्वेश्चंस ले लो, चाहे आप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस ले लो, चाहे आप जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस ले लो, हर एक काइंड ऑफ क्वेश्चन के लिए ये जो पर्टिकुलर मेथड है सूटेबल है। क्यों है, बिकॉज एक जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद वहां पर प्रेजेंट है। अगर रिस्पोंडेंट को नहीं भी समझ में आया क्वेश्चन तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने क्वेश्चन को उसे अच्छे से समझा सकता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में समझा सकता है जिससे कि जो एक रिस्पोंडेंट है उसे सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, ये कुछ हमारे मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड आई होप सो कि ये जो मेरिट्स है ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब मेरिट्स तो हमने पढ़े, लेकिन इसके साथ साथ में इसके कुछ क्या आते हैं, डीमेरिट्स भी आते हैं। अब डीमेरिट्स क्या होते हैं वो भी हम देख लें। तो नॉट सूटेबल फॉर वाइड एरियाज, ओके, वाइड एरियाज के लिए सूटेबल नहीं है, बहुत ज्यादा अगर जो है हमारा एरिया या हमारी जो स्टडी है, ठीक है, जो हमारा हमारी जो भी डेटा अंडर स्टडी होगा अगर वो वाइड है, अगर वो बहुत ज्यादा है तो ये जो हमारा पर्टिकुलर डेटा है ये उसके लिए सूटेबल नहीं होगा, राइट। तो ये इसका क्या बनता है, एक डीमेरिट बनता है कि हम देख रहे हैं कि हाँ ठीक है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के इतने एडवांटेजेस है, लेकिन वो एडवांटेजेस सिर्फ कुछ लिमिटेड एरिया अगर अंडर स्टडी हो तो ही वो हम लोग अप्लाई कर पाएंगे या यूज कर पाएंगे। अगर वाइड एरिया है तो ये मेथड जो है वो सूटेबल नहीं होता है। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, बिल्कुल सही बात है, एक्सपेंसिव है, एक पर्सन खुद जो है प्लेस टू प्लेस ट्रेवल करेगा, खुद जो है सारे एक्सपेंसेस बेयर करेगा, साथ ही साथ ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब हो सकता है कि एक रिस्पोंडेंट से सर्वे अगर मैं कर रही हूँ तो एक रिस्पोंडेंट को टाइम देने में हाफ एन आवर लग जाए, 1 आवर लग जाए, तो उस वे में जो है ये टाइम कंज्यूमिंग है कि वी डोंट नो कि कितना टाइम कंज्यूम कर सकती है। ये जो टाइम कंजम्पशन है पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, कुछ होंगे जो कि आपको बहुत ही जल्दी आंसर्स कर देंगे और फ्री कर देंगे, कुछ होंगे जिन्हें आपको जो है एक एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, फिर आंसर्स देखने पड़ेंगे, फिर वो जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो आपको लिखनी पड़ेगी, नोट डाउन करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली ये जो हमारा मेथड है ये कैसा मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इसमें एक एक जो हमारे सर्वे में जितनी भी डेटा या जितने भी वी कैन से जो भी हमारे यूनिट्स है एक एक को क्या करना पड़ेगा, एक एक को पर्सनली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो जब एक एक को पर्सनली इन्वेस्टिगेट करेंगे तो टाइम तो लगेगा ना, राइट। तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है। पर्सनल प्रीजुडाइज क्या है कि मैं अपने मोटिव के अकॉर्डिंग या अपने जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग मैं कोई भी अजम्पशंस क्रिएट कर सकती हूँ और साथ ही साथ में मैं अपने लिए जो हूँ अपने हिसाब से कोई भी उस चीज को चेंज कर सकती हूँ, मतलब कि थोड़ी सी जो है बायसनेस हो सकती है। तो ये पर्सनल प्रीजुडाइज होगा, ठीक है, कि मैं पर्सनली कर रही हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं बनता है, बिकॉज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या है कि हम लोग डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं, जो एक इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली कलेक्ट कर रहा है। तो अगर इन्वेस्टिगेटर खुद जो है अगर अच्छे से नहीं उस चीज को फाइंड आउट करेगा तो अल्टीमेटली जो नुकसान है वो किसका होगा, इन्वेस्टिगेटर का ही होने वाला है, राइट। लेकिन
यहाँ पर अगर पर्सनल प्रीजुडाइज किसके साइड से आ जाए, रिस्पोंडेंट के साइड से आ जाए, तो वो प्रॉब्लम होगी कि मान लो कोई रिस्पोंडेंट है जो कि हमें सही आंसर नहीं देना चाहता हो, जो कि हमें मिसगाइड करना चाहता हो, तो एक जो रिस्पोंडर है वो सही आंसर ना देकर क्या कर रहा है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसे थोड़ा सा, उसका जो सोल्यूशन है, उसके जो आंसर्स है वो मिसगाइड कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारी जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो क्या होगी, डिटोरिएट हो जाएगी। ठीक है, फिर ट्रेन्ड पर्सनल, इसमें कैसे लोगों की जरूरत होगी, ट्रेन्ड लोगों की जरूरत होगी। बिकॉज देखो वैसे ही डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, हम लोग डायरेक्टली जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये इसके लिए ट्रेन्ड पर्सनल की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है ना कि किसी को भी दे दिया कि बस आप जाके बोल दो, क्योंकि वहां पर जो है आपको आपकी जो चीजें हैं, आपके जो क्वेश्चंस है वो चेंज भी करने पड़ सकते हैं, वो कुछ डिफरेंट वे में फ्रेम करने पड़ सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को दूसरे वे से आपको बोलना पड़ सकता है। तो अल्टीमेटली ये समझ में आएगा कि वहां पर अगर ट्रेन्ड पर्सनल नहीं है तो वो सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो जो है अपनी चीजें रिस्पोंडेंट को नहीं समझा पाएंगे, राइट। तो अल्टीमेटली ट्रेन्ड पर्सनल का होना जरूरी है। ट्रेन्ड पर्सनल के लिए स्टूडेंट्स प्रॉपर जो है ट्रेनिंग देना जरूरी है, या फिर ट्रेन्ड पर्सनल को हायर करने के लिए मनी भी ज्यादा लगेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ से भी जो है एक्सपेंसिवनेस बढ़ी है। ठीक है, तो ये कुछ क्या होते हैं, ये होते हैं कुछ डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में ये याद रखना कि जो एक इन्वेस्टिगेटर होता है वो डायरेक्टली किससे इंफॉर्मेशन ले रहा है, रिस्पोंडेंट से। ठीक है, जो अल्टीमेट जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम उसी से अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फिर कुछ प्रिकॉशंस जो कि ध्यान रखना है किसमें, फॉर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, प्रिकॉशंस ऑफ या फॉर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेल वर्स्ड विद द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड शुड हैव गुड टेम्परेंट। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटर है उसका जो हम बोलेंगे वो एक एग्रेसिवनेस है वो नहीं होनी चाहिए। ओके, पेशेंट होना चाहिए, एक पेशेंसी लेवल होनी चाहिए इन्वेस्टिगेटर में। बिकॉज स्टूडेंट्स यूजुअली ये होता है कि जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाता है, कोई भी अगर एक पर्सन है जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो या तो कोई बहुत अच्छे होंगे तो वो अच्छे से आपको आंसर कर देंगे, कुछ ऐसे होंगे एरोगेंट टाइप वाले वो आंसर नहीं करेंगे, राइट। आप खुद पे देखिए, बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपका आई डोंट नो कभी ऐसा इन्वेस्टिगेशन में आपका जो है कभी आपसे किया गया नहीं किया गया वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस चीज से तो आप लोग भी जो हो विटनेस होंगे कि कई बार कॉल्स आते हैं। ठीक है, अननोन नंबर से कॉल्स आते हैं और वो कॉल्स में कुछ ऐसा बोलते हैं कि हम इस बैंक से बोल रहे हैं या हम ये बात कर रहे हैं, हमें जो है इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। या कभी कभार ये होता है कि गूगल पर हम कुछ सर्च करते होते हैं तो कुछ वेबसाइट जैसी होती है जो कि आपका नंबर मांगती है कि फॉर फर्दर कुछ चीजों के लिए आपका नंबर जो है वो रजिस्टर कीजिए, तभी आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। तो हम जो है अपने नंबर्स पुट कर देते हैं, तो वो जो है फिर उन नंबर्स को लेकर हमारे पास में कॉल्स आते हैं कि मैम ऐसा या सर ऐसा, तो हम लोग अच्छे से आंसर कर देते होंगे, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हम जो है बहुत ज्यादा उनसे क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं, इरिटेट हो चुके होते हैं हम इन कॉल्स वगैरह से, तो हम बहुत ही एरोगेंट वे में आंसर करते हैं, राइट। उनकी नहीं सुनते हैं, उनको जो है बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल भी एकदम रूड वे में आंसर करते हैं। तो हमारा रूड होना ऑब्वियसली चीज है कि सामने वाले का भी जो एक स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज हो गई कि आप उनसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो। तो बस वही चीज है कि क्या होना चाहिए, एक गुड टेम्परेंट होना चाहिए। ठीक है, एक पर्सन का अगर वो थोड़ा सा उसको जो है पेशेंसी बनाए रखनी चाहिए, इस दिमाग को ठंडा रखना जरूरी है अगर कोई भी एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है तो। ठीक है, और जो इन्वेस्टिगेटर है वो वेल वर्स्ड होना चाहिए सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक से, ताकि जब जरूरत पड़े वो अगर अपनी टेक्निक को कुछ चेंज भी कर रहा है तो एक सही टेक्निक को वो चूज कर रहा है। बिकॉज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में ऐसा ये माना ही जाता है कि आप जो अपने अकॉर्डिंग जो भी कंडीशंस या जो भी सिचुएशंस आपको दिख रही है उसके अकॉर्डिंग अपनी टेक्निक्स वगैरह चेंज हो जाती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर शुड बी फेमिलियर विद द कल्चर, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड एरिया। जिस भी एरिया में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है
उस एरिया के कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज से क्या होना चाहिए, वेल वर्स्ड होना चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए इन्वेस्टिगेटर को। आप किसी से उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है, उनकी जो हम बोलेंगे मदर टंग उनकी जो है, ठीक है, अगर उसमें आप उनसे बात करोगे तो वो ज्यादा आपसे फेमिलियर वे में बात करेंगे। ये एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आप मुझसे जो हो मेरी लैंग्वेज में बात करोगे तो मैं थोड़ी अपने आप, वो एक खुशी वाली चीज होती है कि अच्छा ये भी, इन्हें भी ये लैंग्वेज आती है और ये इनसे हम इस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, मुझे हिंदी या इंग्लिश का जो है यूज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही चीज आप जो बिल्कुल हिंदी या इंग्लिश में बोल रहे हो तो वो चीज अलग हो जाएगी, ठीक है। मैं तो एज ए पर्सन आंसर कर दूंगी आपको, लेकिन ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा उनकी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, अगर आप उनसे उस लैंग्वेज में बात करोगे तो वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो वहां के कल्चर, वहां के ट्रेडिशन, ये सब कुछ पता होना चाहिए। ये सब कुछ जो ये हेल्प करते हैं फर्दर एक गुड इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर शुड आस्क स्ट्रेट, सिंपल एंड अनएम्बिगियस क्वेश्चंस फ्रॉम इन्फॉर्मेंट्स, ठीक है। ऐसे घुमा घुमा के पूछने की जरूरत नहीं। घुमा घुमा के पूछोगे तो एक जो रिस्पोंडेंट है वो बोलेगा भाई तुम रहने दो, हमें तो आंसर नहीं करना, फिर आप क्या कर लोगे, राइट। इसलिए जो है स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछो, सिंपल क्वेश्चंस पूछे। ऐसे जो है बहुत टफ नहीं पूछना है कि अच्छा हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर समझ नहीं आएगा तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा भी अगर उनको नहीं आया आपने एक्सप्लेन कर दिया, तीसरा भी नहीं आया तो वो जो पर्सन है वो सोचेगा कि यार इतना हमें समझना ही क्यों है, हमारा क्या जा रहा, हम आंसर नहीं करेंगे, हमारे लिए तो ये इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रहा है, राइट। तो इस वे में जो है एक रिस्पोंडेंट आंसर नहीं करेगा, तो ये चीज सही नहीं है। इसलिए सिंपल क्वेश्चंस पूछो, स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछो, अनएम्बिगियस मतलब कि कंफ्यूजिंग नहीं, एकदम क्लियर क्वेश्चंस पूछे जाएं, ठीक है। नो पर्सनल बायस शुड बी यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर जो है वो कोई भी काइंड ऑफ पर्सनल बायस यूज ना करे, ठीक है। वो एकदम जो है फेयरली वर्क करना चाहिए इन्वेस्टिगेटर को, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आई होप सो कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो गया होगा, उसका मतलब, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स और जो इसके प्रिकॉशंस है, ये सारे ही आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वाला जो इन्वेस्टिगेशन है, दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या है, देखो डायरेक्ट में क्या किया था स्टूडेंट्स हम लोगों ने, कि हम लोग जो है डायरेक्टली जो रिस्पोंडेंट है, ओके, डायरेक्टली उस पर्सन से बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम इंक्वायरी कर रहे हैं। ये होगा, ये होता है क्या, ये होता है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब जब हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ओरल इन्वेस्टिगेशन तो हमें समझ में आ गया कि हम जो है बात कर कर ही इन्वेस्टिगेशन करने वाले, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में कैसे, कि ये जो पर्सन है इनके बारे में हमें कोई इंक्वायरी करनी है, ओके, इनके बारे में हमें कुछ जानना है, तो इनसे ना पूछ कर एक जो इन्वेस्टिगेटर है, दिस पर्सन इज व्हाट, इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, ये मान लो। तो ये जो इन्वेस्टिगेटर है स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन किससे कलेक्ट कर रहा है, किसी थर्ड पर्सन से। ये जो है डायरेक्टली इससे कलेक्ट नहीं करके किसी थर्ड पर्सन से जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम, तो वो होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अगर ये जो आपका इन्वेस्टिगेटर है डायरेक्टली जिस पर्सन के बारे में इंक्वायरी हो रही है उससे अगर बात करता है तो वो होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जब उससे नहीं कर और किसी से किया जाता है, किसी और से जो है आंसर्स या किसी और से जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो वो होता है आपका क्या, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये जो थर्ड पर्सन होता है स्टूडेंट्स, ये कोई भी क्लोज्ड वंस होगा इस पर्सन का, फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली मेंबर, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई क्लोज्ड वंस जो कि इसे जानता हो, जो कि इसके बारे में जो क्वेश्चंस है वो आंसर कर सके, ठीक है। So the investigator approach third parties who are in the possession information about the subject of the inquiry, ठीक है, जिनके पास में जो है इंफॉर्मेशन जो कि पोजेस कर रहे हो, जिनके पास में जो है इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी हो उन्हें, ठीक है। जो भी आपकी सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है उसमें जो रिलेटेड या उसमें जो जरूरत है आपको इंफॉर्मेशन, वो किसी थर्ड पार्टी के पास में आपको मिल सकती है, तो उस थर्ड पार्टी को जब आप अप्रोच करते हो वो होती है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी large or the respondents are reluctant
टू पार्ट विद द इंफॉर्मेशन ड्यू टू वेरियस रीजंस, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन कब यूज की जाती है, जब जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो लार्ज है, ठीक है। या फिर जो रिस्पोंडेंट है, जो एक अल्टीमेट रिस्पोंडेंट है, जैसे कि ये जो है वो आपको वो कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर करने में रिलक्टेंट हो, ठीक है, किसी भी रीजंस की वजह से, जो भी वेरियस रीजंस होते हैं उनकी वजह से, मतलब कि जो रिस्पोंडेंट है वो खुद जो है वो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर ना बता रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हम क्या करते हैं, फिर किसी थर्ड पार्टी को अप्रोच करते हैं, जो कि जिसके पास की ये इंफॉर्मेशन हो सकती हो, ठीक है। जैसे कि कोई भी काइंड ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो स्टूडेंट्स, उसमें इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी किया जाता है। देखो जो ये आपके पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह होते हैं, कोई भी केस के पीछे अगर कोई भी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, ठीक है, या इन्वेस्टिगेशन होता है, जो कि फर्स्ट वाला हमने पढ़ा, और ये भी होता है दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी होता है। कैसे होता है, जो पर्सन या जो भी क्रिमिनल है, ओके, जो भी सस्पेक्टेड क्रिमिनल होता है, उससे जो पुलिस है वो तो डायरेक्टली तो बात करती है, उससे जो है इन्फॉर्मेशन तो गेन करती है, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं इसने कुछ सही नहीं बताया या ये जो है कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहा है, तो उससे रिलेटेड और जो लोग होते हैं उन्हें भी क्या किया जाता है, कस्टडी में लिया जाता है, उनसे भी जो है क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं, राइट, उनसे भी जो है इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन हो गया, कि अब जो रिस्पोंडेंट है उससे ना बात कर किसी थर्ड पार्टी से बात की जा रही है, ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जा सके, राइट। तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओके, सो आई होप सो कि आप लोगों को जो है इसका मतलब अच्छे से क्लियर हो गया है। The investigator prepares a small list of questions relating to the investigation, and these questions are asked from different persons and their answers are recorded, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करता है, वो कुछ क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाता है और उन क्वेश्चंस को डिफरेंट लोगों से पूछता है, ठीक है, और सबसे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसे क्या करता है, नोट डाउन करता है। अब वो डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ दी स्टडी वो किया जाता है कि कितने लोगों से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, कितने लोगों से इंफॉर्मेशन गेन की जाएगी, 1 से 2 से 4 से 5 से कितने लोगों से करना है। तो वो सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका जो स्टडी है वो किस टॉपिक पर है, ठीक है। The person to whom these questions are put are known as witnesses, ठीक है। ये क्वेश्चंस जिनसे पूछे जाते हैं, मतलब कि जो थर्ड पार्टी होती है स्टूडेंट्स, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है विटनेसेस, ठीक है। कि अच्छा ये जो है इन्होंने विटनेस किया होगा या इन्हें जो है इंफॉर्मेशन पता होगी। तो ये याद रखना कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में जो थर्ड पार्टी होती है हमारी, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है विटनेसेस, ठीक है। ये जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं या आप लोगों को पता होने चाहिए, ओके। तो आई होप सो कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का जो मतलब है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आती है इसकी सूटेबिलिटी, कि ये मेथड कहां पर सूटेबल है। सो व्हेन कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स आर अनेबल टू गिव इंफॉर्मेशन ड्यू टू देयर इग्नोरेंस और दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू पार्ट विद द इंफॉर्मेशन, ठीक है। जब जो एक कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है हमें, तो फिर हमें किसी थर्ड पार्टी को अप्रोच करना पड़ेगा जहां से कि इंफॉर्मेशन मिल सकती है, राइट। तो वहां पर ये पर्टिकुलर मेथड जो है ये सूटेबल होगा। व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज है, हम पर्सन टू पर्सन जो है सबको नहीं अप्रोच कर सकते, तो हम जो है उनसे कंसर्न लोगों से ही बात कर लेंगे, ठीक है, जो कि हमारे आसपास कहीं पर मिल सकते हैं, या ऐसे लोग जो कि हमें जो है बहुत ज्यादा ट्रैवल या बहुत ज्यादा जो है उस चीज में ना जाना पड़े, ठीक है। सो व्हेन सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेंट हैज टू बी गैदर्ड, जो इन्फॉर्मेंट है मतलब कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, उनके बारे में कुछ सीक्रेट या फिर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी हो, तो हम किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे जिसको हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन पता हो, ठीक है। तो तब भी कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। When the problem of investigation is complex and needs experts opinion, जब जो प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो कैसी है, कॉम्प्लेक्स और किसी एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है,
तो फिर हम जो है इस डेटा को या इस मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कि हम जो है किसी एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं कि अच्छा ये ऐसा होगा या ऐसा होगा या ये चीज है या फिर इसका क्या आंसर हो सकता है, तो वो क्या हो, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसके अगर हम मेरिट्स देखें तो क्या है स्टूडेंट्स, वाइड कवरेज जो कि इसकी सूटेबिलिटी में पड़ के आए, इकोनॉमिकल एंड फ्री फ्रॉम बायस, ठीक है। जो आपका इकोनॉमिकल है वो आपको क्या बोल रहा है कि ये जो है एज कंपेयर्ड टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या है, इकोनॉमिकल है, ठीक है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा क्या लगेगा, मनी लगेगा या एक्सपेंसिव होगा वो, और ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। और ये जो है फ्री फ्रॉम बायस होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को इसके मेरिट्स भी क्लियर हो गए होंगे। फिर आते हैं डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अब हमें किसी इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, हम लोग डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से बात तो कर नहीं रहे, तो इन्फॉर्मेशन कैसी है, इनडायरेक्ट है। हो सकता है कि जो विटनेस है, ठीक है, जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं वो हमें सही इन्फॉर्मेशन ना दे, पॉसिबिलिटीज हो सकता है, तो ये इसका क्या बनता है, डीमेरिट बनता है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, वही चीज आई, लैक ऑफ एक्यूरेसी कैसे होगा कि जो विटनेस है वो अगर हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो लैक ऑफ एक्यूरेसी होनी है। जब हम इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, जब हम इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं, तो एज कंपेयर टू डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट वाली कैसी होगी स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट वाली मतलब कम एक्यूरेट होगी, राइट, उतनी एक्यूरेसी नहीं होगी उसमें। फिर पार्शियलिटी ऑफ विटनेस की पार्शियलिटी, जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, अगर वो चाहता है कि वो जो भी एक पर्सन के बारे में हम इंक्वायर कर रहे हैं उसकी कोई पॉजिटिव या उसकी कोई नेगेटिव इमेज बने, तो वो जो विटनेस है वो क्या कर सकता है, हमें मैनिपुलेटिव आंसर्स दे सकता है, हमें गलत आंसर्स दे सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उसकी वजह से भी हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं होगी। फिर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी उतनी नहीं रहेगी जब हम बात कर रहे हैं किसमें, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में, राइट। तो आई होप सो कि इसके जो डीमेरिट्स हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इसमें क्या प्रिकॉशंस रखने हैं वो देखते हैं। सो द नंबर ऑफ विटनेस शुड बी फेयरली लार्ज, जो नंबर ऑफ विटनेस है वो कैसे होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए। वो लार्ज क्यों होने चाहिए स्टूडेंट्स, या वो ज्यादा क्यों होने चाहिए, तो उसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि 1-2 पर्सन पार्शियलिटी करेंगे लेकिन सभी के सब थोड़ी ना करेंगे। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएटिंग आंसर्स मिलेंगे तो ये बात समझ में हमें आ सकती है कि हाँ जो विटनेसेस हैं वो हमें सही आंसर नहीं दे रहे। अगर सब लोग एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन आ रही है हमें सभी विटनेसेस से, तो हम बोलेंगे कि नहीं ये बिल्कुल सही बात है। या कोई भी एक इंफॉर्मेशन है जो कि हर एक पर्सन ही बोल रहा है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो कि हर एक विटनेस आपको बोल रहा है, तो हम उस पर जो है उस पर रिलाई कर सकते हैं, उस चीज को सही मान सकते हैं कि हाँ जब मैक्सिमम लोग यही बोल रहे हैं तो ये सही होगा, है ना। फिर ओनली दोज विटनेस शुड बी सिलेक्टेड हु पोजेसेस सफिशिएंट नॉलेज अबाउट दी प्रपोज्ड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उन विटनेस को ही हमें सिलेक्ट करना चाहिए जो कि जिनके पास जो है सफिशिएंट नॉलेज हो, ठीक है, कि हाँ जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसका सफिशिएंट नॉलेज है, वो उस पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रखता हो जो कि हमें वो दे सके। ऐसा नहीं कि बस हाँ दूर का दोस्त है या दूर का कोई है जिसे हम बस जानते हैं, बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं जानते, तो ऐसे लोगों से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी है। इंफॉर्मेशन या फिर हम बोले विटनेस हमें उसी को बनाना है जो कि बहुत ही क्लोज हो रिस्पोंडेंट के, ठीक है। The investigator should neither disbelieve nor completely believe the information provided by the witnesses, ठीक है। हमें कंप्लीटली बिलीव भी नहीं करना है और कंप्लीटली डिसबिलीव भी नहीं करना है जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए बाय विटनेसेस, ठीक है। हो सकता है कि वो सही हो सकता है वो गलत हो, इसलिए जो है कंप्लीटली आपको बिलीव या फिर कंप्लीटली आपको डिसबिलीव नहीं करना होता है। Efforts should be made to make cross check system to ascertain the accuracy, ठीक है। क्रॉस चेक करो, आपके जो क्वेश्चंस हैं उसे पहला जो क्वेश्चन पूछा उसे थोड़ा सा घुमाकर बाद में एक और बार पूछ लो। हो सकता है कि अगर आंसर वही का वही सेम मिला तो मतलब कि जो आंसर्स दिए गए वो सही है। अगर आंसर में फ्लक्चुएशन मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है घोटाला किया गया है आंसर्स देने में, तो क्रॉस चेकिंग में थोड़े से एफर्ट्स हमें ले लेने चाहिए। अगर हम क्रॉस चेक करके चेक कर लेंगे तो कितने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी गई है वो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि ध्यान में रखने हैं बिफोर कंडक्टिंग द इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है।
फिर जो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा टाइप ऑफ या मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा, वो क्या है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस कौन हो गए, करस्पॉन्डेंस या फिर हम बोल दें लोकल एजेंट्स, ठीक है, कि आपने क्या है, आपका जो भी एक इन्वेस्टिगेशन का जो भी एक स्टडी है, आपने लोकल एरियाज में अपने डिफरेंट लोगों को भेज दिया है, वो उस एरिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको देते रहते हैं। जैसे कि न्यूज एजेंसीज हैं, तो उसमें पूरी कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग सब डिवाइड हो गया, फिर स्टेट्स के अंदर भी और जो है डिफरेंशिएट कर दिया गया या डिवीजन हो गया, ठीक है। तो वो जो है लोकल एरियाज में, मतलब कि छोटे छोटे एरियाज में लोग जो है वो ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो गेन की जा सकती है, ठीक है। सो अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट्स और करस्पॉन्डेंट्स आर अपॉइंटेड एंड ट्रेन्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। इस मेथड में क्या कर रहे हैं, जो लोकल एजेंट्स या फिर करस्पॉन्डेंट्स है उन्हें अपॉइंट किया गया और उन्हें ट्रेन किया जाता है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। उन्हें बताया जाता है कि आप उन्हें मतलब कि प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाता है कि आपको जो है रिस्पॉन्डेंट से क्या करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। This method is used when information at regular intervals of time is to be collected from different places, ठीक है। ये कहाँ यूज की जाएगी ये मेथड, ये मेथड तब यूज की जाती है जब रेगुलर इंटरवल्स पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस में से। डिफरेंट प्लेसेस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम बोल रहे हैं कुछ लोकल एरियाज, तो वो लोकल एरियाज में से जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है वो रेगुलर बेसिस पर करना है, तो वो क्या, वो किस थ्रू किया जाता है, किस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू किया जाएगा, सो दैट वुड बी बाय इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। सो आई होप सो कि इसका जो मतलब है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। Agents or correspondents regularly collect the data in their jurisdiction and send them to the investigator, ठीक है। जो भी एजेंट्स होते हैं, करस्पॉन्डेंट्स होते हैं, वो अपने जो लोकल एरिया है उसमें रेगुलरली कलेक्ट करते रहते हैं डेटा को और उसे जो है अपने इन्वेस्टिगेटर को भेजते रहते हैं, ओके, टाइम टू टाइम उन्हें सेंड करते हैं, इधर से कलेक्ट की उन्हें भेज दी, जब जब इंफॉर्मेशन की जरूरत है कलेक्ट करने की वो कलेक्ट करते हैं और सेंड करते रहते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज ऑफन अडॉप्टेड बाय द न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, ठीक है। ये जो मेथड है कौन अडॉप्ट करता है या ये यूजुअली कैसे कौन अडॉप्ट करता है इसे, जो न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल हैं वो लोग, ठीक है, बिकॉज उन्हें जो है प्रॉपर रेगुलर जो है क्या चाहिए, रेगुलर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है और सारे ही एरियाज में से इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। फिर कुछ जो सूटेबिलिटी है इस मेथड की वो देखें, तो व्हेन रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, कब सूटेबल है, जब रेगुलर और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, अगर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन वेरी लार्ज है तो इस मेथड को यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि लोकेलिटी के बेसिस पर कुछ लोकल एजेंट्स या करस्पॉन्डेंट्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो उस एरिया में वो लोग कलेक्शन कर लेंगे, तो जो पूरा आपका लार्ज एरिया है वो डिफरेंट लोकेलिटीज में डिवाइड कर दिया जाता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकती है, ठीक है। व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अगर रिक्वायर्ड ना हो तो भी हम ये मेथड को यूज कर सकते हैं। क्यों, देखो यहाँ पर जो है मतलब कि ये जो इंफॉर्मेशन है उसमें उतनी एक्यूरेसी हो सकता है कि ना हो, ओके, या तो हो सकता है रिस्पोंडेंट जो है वो सही से आंसर ना करे, या जो आपके करस्पॉन्डेंट्स है जो लोकल एजेंट्स है उनकी कुछ बायसनेस भी हो सकती है इसमें, बिकॉज देयर वुड बी नंबर ऑफ लोकल एजेंट्स या फिर हम बोले नंबर ऑफ एजेंट्स और करस्पॉन्डेंट्स, तो उनमें से अगर कोई बायस है तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पर हम ज्यादा रिलाई नहीं कर पाएंगे या फिर हम ये बोलेंगे कि वो इंफॉर्मेशन इतनी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एकदम उतनी एक्यूरेसी नहीं रहती है जितनी आपने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या इनडायरेक्ट में देखोगे, ठीक है। ये जो हम सूटेबिलिटी या मेरिट्स डीमेरिट्स देखते हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हम जो है कंपेयर करके बताते हैं कि ये जो है उस वाले से इसमें ये चीज हमें ज्यादा अच्छी देखने को मिली या नहीं अच्छी देखने को मिली, वो उस बेसिस पर मेरिट डीमेरिट हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप लोगों को ये देखना है कि ये जो मेरिट्स डीमेरिट्स सूटेबिलिटी है ये सारे जो आपके मेथड्स हैं उनमें कंपेयर कर करके बताए जाते हैं, ठीक है।
फिर मेरिट्स क्या होते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस के? वाइड कवरेज, बिल्कुल सही बात है, ये क्या है? वाइड कवरेज, आप एक लार्ज एरिया पर इसे यूज कर सकते हो। इकोनॉमी, मतलब कि इकोनॉमिकल होती है ये, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं लगते एज कंपेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये जो आपकी इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस है, ये कैसी होती है? ये इकोनॉमिकल मेथड है, ठीक है। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, कोई स्पेशल पर्पस के लिए सूटेबल है। एंड कंटिन्यूटी, ओके, इसकी जो है कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है, रेगुलर बेसिस पर जो है हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ है मेरिट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस। अब इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं ये भी देखें। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जरूरी नहीं है कि सब जगह से हमें सेम इंफॉर्मेशन मिले या सब जो है एकदम यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो ये हो गया। डेंजर ऑफ पार्शियलिटी, अभी अभी मैंने आप लोगों को सुटेबिलिटी में समझाया ही था कि यहाँ पर क्या है, पार्शियलिटी की थोड़ा वो डर हो सकता है, ठीक है, कि जो सारे एजेंट्स है या करस्पॉन्डेंट्स है वो अपने अकॉर्डिंग जो है डेटा दे रहे हो, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, तो वहां पर पार्शियलिटी हमें देखने को मिल सकती है। लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री, अब डेंजर ऑफ पार्शियलिटी और लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री जो है वो साथ में ही आ गया, राइट, क्योंकि पार्शियलिटी का डर है इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि उतनी एक्यूरेट नहीं है इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये कैसी होती है? ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड होती है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये इसके जो डीमेरिट्स हैं, ये डीमेरिट्स भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नाउ क्या प्रिकॉशंस ध्यान रखने हैं ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स के? सो अपॉइंटमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंट्स शुड बी मेड विद फुल प्रिकॉशंस। जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है करस्पॉन्डेंट्स का, वो फुल प्रिकॉशंस के साथ में किया जाना चाहिए। बिल्कुल ट्रेन्ड पर्सनल को हमें जो है अपॉइंट करना है, जो कि हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे, बायसनेस ना करे। एक सही पर्सन को क्या करना है? अपॉइंट करना जरूरी है, ठीक है। द करस्पॉन्डेंट्स शुड नॉट बी प्रीजुडाइज्ड, जो करस्पॉन्डेंट्स है वो प्रीजुडाइज नहीं होने चाहिए, उनके पहले से अपने कोई असम्पशंस नहीं होने चाहिए और कोई भी काइंड ऑफ पार्शियलिटी भी नहीं होनी चाहिए। द नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स शुड बी फेयरली लार्ज एंड रीजनेबल, जो नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स है वो कैसे होने चाहिए? लार्ज होने चाहिए और रीजनेबल, मतलब कि एक आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग जितने नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स जरूरी है उतने होने ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एक दो से इंफॉर्मेशन ले ली, वो जब एक दो से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उस चीज पर हम ज्यादा जो है रिलाय नहीं कर सकते। वही अगर हम थोड़े ज्यादा लोगों से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो उस पर हम ज्यादा रिलाय कर पाएंगे, राइट। करस्पॉन्डेंट्स और इन्वेस्टिगेटर्स शुड मेक मिनिमम यूज ऑफ देयर ओन ओपिनियन, ठीक है। जो करस्पॉन्डेंट्स या फिर हम बोले जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है एक्चुअल में उस पर्टिकुलर एरिया को या उस पर्टिकुलर हम बोलेंगे डेटा को, ठीक है, उसको मिनिमम यूज करना चाहिए खुद के ओपिनियन का। खुद के ओपिनियंस को बिल्कुल साइड में रखो, जो बोला गया है काम बस वो करो और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो वापस जो है एक इन्वेस्टिगेटर, जो एक मेन इन्वेस्टिगेटर है, वहां तक पहुंचा दो। खुद के ओपिनियंस पर इतना रिलाय नहीं करना और खुद के मतलब कि जो एक करस्पॉन्डेंट है उसको अपने खुद के ओपिनियंस का यूज नहीं करना है ज्यादा, ठीक है। जहां पर जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वहां पर करना भी है, लेकिन ये देखना है कि मिनिमम यूज हो उनका, ठीक है। करस्पॉन्डेंट्स शुड बी एजुकेटेड एंड फेमिलियर विद दी प्रॉब्लम, ठीक है। करस्पॉन्डेंट्स जो है वो एजुकेटेड होना चाहिए और वो फेमिलियर होने चाहिए प्रॉब्लम से, मतलब कि जिस भी प्रॉब्लम पर हम स्टडी कर रहे हैं वो प्रॉब्लम जो है उसके बारे में फुल फ्लेज्ड नॉलेज होनी चाहिए करस्पॉन्डेंट को, उससे जो है फेमिलियर होना चाहिए करस्पॉन्डेंट को। ऐसा नहीं कि बस कुछ पता नहीं और हम चले गए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, ये चीज सही नहीं है। जब तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप जो हो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो अगर सही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है तो उसके लिए जरूरी है कि जो करस्पॉन्डेंट्स हैं वो कैसे रहें, वो एकदम जो है फेमिलियर हो प्रॉब्लम से एंड एजुकेटेड हो, उनके पास में जो है फुल इंफॉर्मेशन हो उस प्रॉब्लम की, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि ध्यान रखने हैं जब ये वाला मेथड यूज किया जा रहा है, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स वाला, ओके। तो आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा मेथड है उस पर आते हैं, दैट इज टेलीफोनिक इंटरव्यूज। अब जैसे कि इसके नेम से समझ में आ गया होगा टेलीफोनिक इंटरव्यूज क्या है,
टेलीफोन मतलब कि जो है आप कॉल कर कर कोई भी काइंड ऑफ इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो या कॉल कर कर जो है कोई भी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, वो होगा क्या, टेलीफोनिक इंटरव्यू। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है समझना। आई होप सो कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसका मतलब। सो अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड थ्रू एन इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन विद द इंटरव्यूअर। ठीक है, जो डेटा है वो कैसे कलेक्ट किया जाएगा, ओवर दी टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन इंटरव्यू इज बेटर इन केसेस वेयर द रिस्पोंडेंट्स आर रिलेक्टेंट टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस इन पर्सनल इंटरव्यूज। ठीक है, कुछ पर्सनल इंटरव्यूज में कुछ सर्टेन क्वेश्चंस पर अगर आंसर करने में कोई एक रिस्पोंडेंट रिलेक्टेंट है तो टेलीफोनिक इंटरव्यू वो ज्यादा बेटर है। टेलीफोनिक इंटरव्यू पर जो है एक पर्सन ज्यादा अच्छे से आंसर कर देता है एज कंपेयर टू पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो उस केस में ये सही है। और इसकी अगर हम सूटेबिलिटी देखें तो ये क्या है, व्हेन द रिस्पोंडेंट्स हैव अ टेलीफोन कनेक्शन। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट करना है तो टेलीफोन कनेक्शन होना जरूरी है। किसी के पास में अगर मोबाइल ही नहीं होगा तो हम उसके साथ में जो है ये काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडरटेक नहीं कर सकते हैं, राइट। तो फॉर कंडक्टिंग टेलीफोनिक इंटरव्यू इट्स अ कंपल्शन टू हैव अ टेलीफोन कनेक्शन। When the data is to be collected in a shorter duration, जब डेटा शॉर्टर ड्यूरेशन में कलेक्ट करना हो तो टेलीफोनिक इंटरव्यू आप यूज कर सकते हो। आप जो दिल्ली में बैठे बैठे तमिलनाडु में फोन कर कर और किसी से भी बात कर सकते हो, राइट। तो सिंपल सी चीज है कि ये बहुत ही शॉर्टर ड्यूरेशन में क्या हो गया, आपका जो इतना वास्ट या इतना जो लॉन्ग डिस्टेंस था वो कवर हो गया। ठीक है, तो जब कुछ बहुत ही जल्दी में या फिर हमें जो है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करवाना है, बहुत ही कम टाइम में अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम टेलीफोनिक इंटरव्यू का यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ में टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या हो गया कि एक वाइड एरिया जो है वो कवर हो गया, राइट। अगर इसके मेरिट्स देखें स्टूडेंट्स तो देखिए वही आया, वाइड कवरेज। बिकॉज ये क्या है कि आप एक प्लेस पर बैठकर कहीं पर भी कॉल जो हो लगा सकते हो। उसके लिए आपको कहीं से कहीं ट्रेवल नहीं करना है, आप आपकी खुद की प्लेस पर बैठो, आपके खुद के घर पे ही बैठे रहो और कहीं पर भी किसी भी कॉर्नर में कॉल करके और आप बात करके और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या है, वाइड कवरेज है। दिस इज इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल भी है बिकॉज अब देखो अगर वही चीज अगर आप दिल्ली से तमिलनाडु ट्रेवल करते तो मनी लगता, लेकिन आपने जो है दिल्ली से कॉल किया तमिलनाडु में तो सिर्फ वो जो कनेक्शन, वो जो बात करने के जो नेटवर्क चार्जेस लगे सिर्फ वही लगेंगे, राइट। उसके अलावा बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं इनकर करने हैं। तो ये कैसा काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इकोनॉमिकल है। ठीक है, ये अगर अभी तक हम देखें तो इन सब में क्या आया, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल ही यही आएगा। फिर क्लेरिफाई डाउट्स, एक जो टेलीफोनिक इंटरव्यू है उसमें डाउट्स भी क्लेरिफाई हो सकते हैं बिकॉज यू आर टॉकिंग ऑन अ कॉल। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, सामने वाले को अगर कोई प्रॉब्लम हुई वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसे क्या कर दोगे, क्लेरिफाई कर दोगे वहीं के वहीं, राइट। ऐसा तो नहीं है कि समझ में ही नहीं आएगा रिस्पोंडेंट को कि पता नहीं क्या बोल रहा है, उसको डाउट हुआ, उसने पूछा, आपने आंसर किया, आपने उसे समझाया, तो इसमें जो है डाउट्स भी क्लेरिफाई हो जाते हैं इजीली। अगर इसके हम डीमेरिट्स देखें तो क्या है, लिमिटेड यूज। लिमिटेड यूज कैसे, जिसके पास टेलीफोन नहीं होगा वहां पर हम इसे यूज ही नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ऐसी जगहों पर उसका यूसेज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। या फिर कुछ लोग होते हैं जो कि आपको ओवर द फोन कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं, तो वहां पर भी क्या आएगा, उसका लिमिटेड यूज वो शो होगा। विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है स्टूडेंट्स जो कि हम विजुअली एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब जब पर्सनल इंटरव्यू लोगे तो आप एक पर्सन के एक्सप्रेशन से, एक पर्सन के जो है पूरे जो हम बोलते हैं हाव भाव होते हैं, राइट, उनसे हम लोग बहुत सारी चीजें एनालाइज करते हैं कि क्या एक जो पर्सन बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, राइट। डिफरेंट जो है पर्सनालिटी चेक हो सकते हैं। लेकिन अगर वही हम बात करें टेलीफोनिक इंटरव्यू की, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में आप जो ये विजुअल एनालिसिस है वो नहीं कर सकते हो बिकॉज आप जो एक पर्सन को जो है फिजिकली देखते नहीं हो, आप बस उनकी जो है आवाज सुनते हो। तो वो किसी की भी हो सकती है, वो हो सकता है कि वो पर्सन एक्चुअल में वो हो भी ना, कोई और जो है उस पर्सन के, मतलब कि मान लो कि मुझे बात करनी है मिस्टर ए से, मैं बोल रही हूँ कि क्या आप मिस्टर ए बात कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन बोल रहा है यस मैं मिस्टर ए हूँ, हो सकता है कि वो मिस्टर ए हो भी ना, राइट। तो ये चीजें हो सकती है। तो यहाँ पर जो है विजुअल फीडबैक पॉसिबल नहीं होता है अंडर टेलीफोनिक इंटरव्यूज, ओके। तो आई होप सो कि टेलीफोनिक इंटरव्यू जो है इसकी सुटेबिलिटी, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स सब आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ये जो टेलीफोनिक इंटरव्यू है इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
फिर नेक्स्ट मेथड पर आते हैं, दैट इज मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड। सबसे पहले तो क्वेश्चनेयर क्या होता है, ठीक है, पहले हम क्वेश्चनेयर को समझेंगे, फिर हम इस मेथड के बारे में समझेंगे कि ये क्या है। सो अ क्वेश्चनेयर कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द इन्वेस्टिगेशन, ब्लैंक स्पेसेस आर लेफ्ट फॉर राइटिंग आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चनेयर क्या है, क्वेश्चनेयर है एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चनेयर में क्या है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में यूज किए जाते हैं या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, वी शुड से इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस जो हैं वो लिखते हैं एक पेपर में, या अगर हम बात कर रहे हैं मेल्ड क्वेश्चनेयर की, और वो भी हम मेल्ड की बात कर रहे हैं जो ईमेल्स के थ्रू भेजा जाता है, तो उसमें हम टाइप करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपके पास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और उसके लिए जो है आंसर्स लिखने के लिए कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़ी जाती हैं ताकि एक जो रिस्पोंडेंट है वो आंसर कर सके, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो एक क्वेश्चनेयर है वो है एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। अभी तक देखो जैसे कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन या टेलीफोनिक इंटरव्यू में भी हम लोग जो है क्वेश्चंस पूछ रहे थे, लेकिन वो क्या था, हम लोग पूछ रहे थे और सामने वाला आंसर हमें दे रहा था। अब जो है क्वेश्चनेयर एक रिटन फॉर्मेट में आ गया कि आपके पास में रिटन फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं और जो रिस्पोंडेंट है वो भी आंसर देगा रिटन फॉर्मेट में। बोलने वाला काम अब नहीं रहेगा, अब लिखा होगा, ठीक है, सब कुछ। तो वो होता है क्या, क्वेश्चनेयर। अब बात कर रहे हैं हम मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड की, तो ये क्या है, द इन्वेस्टिगेटर मेक्स द क्वेश्चनेयर पर्टेनिंग टू द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सेंड इट टू द रिस्पोंडेंट्स अलोंग विद द कवर लेटर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, ठीक है। मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है, ये जो क्वेश्चनेयर बनाया है इसे जो है आप रिस्पोंडेंट तक पहुंचा रहे हो, वह आप खुद फिजिकली जाकर वो नहीं कर रहे हो, मतलब आप फिल नहीं कर रहे हो, आप इसे पहुंचा रहे हो एक रिस्पोंडेंट तक। दैट कैन बी थ्रू पोस्ट, ठीक है, पोस्टल मेथड से पहुंचा दिया या कुछ ईमेल्स वगैरह से पहुंचा दिया, और अब आप वेट करोगे रिस्पोंडेंट का कि वो जो है इस क्वेश्चनेयर को फिल करे और वापस आपको क्या करे, सेंड करे। तो इस वे में जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है ये होता है क्वेश्चनेयर मेथड। आई होप सो कि आप लोगों ने जो है अपनी लाइफ में शायद से क्वेश्चनेयर्स तो फिल किए ही होंगे, जैसे कि बहुत सारे जो मतलब कि कभी कभार जो है आपके स्कूल्स में आप लोगों को असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, या कॉलेजेस में ये प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि आपको जो है रिसर्च करना है, तो उसके लिए क्वेश्चनेयर्स बनाए जाते हैं और वो जो है फिर आप लोगों को ही सेंड किए जाते हैं कि प्लीज इसे फिल कर दीजिए ताकि नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स बढ़ जाए। तो वही है क्या, मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड। बस इसमें ये याद रखना कि ये जो क्वेश्चनेयर सेंड कर रहे हो, ठीक है, आप खुद पर्सनली नहीं जा रहे हो, आप सेंड कर रहे हो, फिर रिस्पोंडेंट उसे फिल कर कर आपको वापस जो है रीसेंड कर देगा, ठीक है। ये होता है आपका मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड। इसके मेरिट्स क्या है, वाइड कवरेज, आप जो स्टूडेंट्स कहीं पर भी भेज सकते हो इस क्वेश्चनेयर को, राइट। आपको करना क्या है, पोस्ट ही तो करना है, आप इधर थ्रू ईमेल्स भेज दोगे या फिर कुछ पोस्टल मेथड से भेज दोगे, तो वो वाइड कवरेज है। इकोनॉमिकल है, बिल्कुल इकोनॉमिकल है, इसमें जो है आपके एज कंपेयर टू अदर मेथड्स जो डायरेक्ट पर्सनल हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ये जो है इन सब के कंपैरिजन में ये जो मेथड है ये लेस एक्सपेंसिव है, इसलिए ये क्या होगा, ये होगा इकोनॉमिकल। ओरिजिनलिटी हो सकती है इसमें बिल्कुल, बिकॉज हमने जो है क्वेश्चंस डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से पूछे, रिस्पोंडेंट खुद हमें आंसर कर रहा है, तो वो ओरिजिनल डेटा है हमारे पास में, ओके। फ्री फ्रॉम बायस, इसमें बायसनेस नहीं है, इसमें जो एक इन्वेस्टिगेटर है उसकी बायसनेस नहीं होगी, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर की बायसनेस नहीं होगी, सबके लिए एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं और वो क्वेश्चंस जो है जितने भी रिस्पोंडेंट है उन सबको भेज दिए जाएंगे और वो हमें आंसर देंगे। तो यहाँ पर कुछ भी बायसनेस नहीं होगा। बायसनेस कब आती है, जब इन्वेस्टिगेटर अपने अकॉर्डिंग उन्हें चेंज कर लेता है क्वेश्चंस को, या कुछ और आंसर या कुछ और इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन जो है वो अल्टीमेटली जो रिस्पोंडेंट है वही नोट डाउन करके आपको देने वाला है, तो इसमें ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एंड मेंटेन्स सीक्रेसी, सीक्रेसी भी मेंटेन रहती है। जो क्वेश्चनर्स होते हैं वो एक पर्सन की जो सीक्रेसी वो मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, वो ऐसे रिवील नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, ये कुछ है मेरिट्स ऑफ दी मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड। अब मेरिट्स पढ़े हैं तो डीमेरिट्स भी तो पढ़ने पड़ेंगे। क्या होता है, लिमिटेड स्कोप, लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन एंड टाइम कंज्यूमिंग। एक एक थोड़ा थोड़ा सा हम सबको समझ लेते हैं क्या है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग कैसे हुआ,
आपने तो क्वेश्चनर भेज दिया, लेकिन अब वो भेजा है, अब कब एक जो रिस्पोंडेंट है वो उस चीज को देखेगा और कब रिस्पॉन्ड करेगा, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। रिस्पॉन्ड करके कब सेंड करेगा, जब वो वापस सेंड करेगा कि इन्वेस्टिगेटर को, तब जाकर एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा। अगर एक पर्सन का मन नहीं होगा, वो नहीं सेंड करेगा, मतलब कि ये लैक ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट ये जो है टाइम कंज्यूमिंग भी बनता है। और बहुत बार ये भी होता है कि बहुत सारे क्वेश्चनर्स हैं जो कि फिल किए भी नहीं जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, ठीक है। चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, कौन मिस इंटरप्रेट करेगा, जो रिस्पोंडेंट है वो। आपने जो क्वेश्चन लिखा है हो सकता है कि उसको जो है मिस इंटरप्रेट कर लिया जाए बाय रिस्पोंडेंट और वो कुछ और आंसर आपको लिख कर दे दे, लेकिन अब आपको क्या है समझ में आएगा भी नहीं, उन्होंने जो भी आंसर दे दिया वो दे दिया, लेकिन वो चीज आपको भी समझ नहीं आएगी कि वो एक पर्सन ने गलत समझ लिया एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो अल्टीमेटली वहां पर क्या होगी, वहां पर एक हम बोलेंगे कुछ गलतियां हो गई और उतना एक्यूरेट आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो मिस इंटरप्रिटेशन है ये भी हो सकता है। और एक इन्वेस्टिगेटर वहां पर फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं रहता है कि वो कोई भी अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करके और प्रॉपरली जो है एक्सप्लेन कर सके एक रिस्पोंडेंट को, ठीक है। तो ये भी एक जो है डिमेरिट बनता है किसका, क्वेश्चनर मेथड का। लेस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, उतनी एक्यूरेसी नहीं है, उतनी एक्यूरेसी किस वे में हमें नहीं पता कि जो रिस्पोंडेंट है उसने किस वे में जो है आंसर किया है, जो रिस्पोंडेंट है उसने सही आंसर किया नहीं किया, तो वहां पर जो है लेस एक्यूरेसी वाली चीज भी आ सकती है। कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि हमारा क्या जा रहा है इस क्वेश्चनर को फिल करने में, हम तो ऐसी कुछ भी फिल कर देते हैं, हमें क्या करना, राइट। तो ऐसी चीजें भी होती है, तो इसके लिए जो है लेस एक्यूरेट भी बनता है वो, ठीक है। तो ये कुछ क्या होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं आपके मेल्ड क्वेश्चनर मेथड के, जो कि आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। मेरिट्स, डीमेरिट्स और जो मीनिंग है आई होप सो कि वो सारे ही क्लियर हो गए होंगे। अब जो है इसके कुछ प्रिकॉशंस देखें हम लोग कि मेल्ड क्वेश्चनर मेथड्स में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। क्वेश्चनर शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव। क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में पूछो ताकि जो एक पर्सन है उसे बहुत ज्यादा उसे मतलब कि जो क्वेश्चंस है उन्हें इंटरप्रेट करने में टाइम ना लगे, उन्हें इंटरप्रेट करने में दिमाग ना लगाना पड़े। बिकॉज एट दैट मोमेंट जब एक पर्सन को सोचना पड़ेगा, उस चीज को समझना पड़ेगा, वापस रीड करना पड़ेगा, वो पर्सन नहीं करेगा क्वेश्चनर को फिल, बिकॉज उसका क्या जा रहा है, जो काम है वो तो आपका है, उस पर्सन का तो कुछ नहीं, वो बोलेगा हम नहीं फिल कर रहे, ठीक है। इसलिए सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे ही एक पर्सन देखेगा कि 3-4 पेज का क्वेश्चन है वो वैसे ही फिल नहीं करेगा, ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। वहीं अगर आप सिर्फ 5-10 क्वेश्चन रखोगे तो उसको लगेगा क्या ही जा रहा है हमारा आंसर करने में, आंसर ही करना है, फटाफट कर देते हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव क्यों होना चाहिए, उसको देखकर जो है ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हमें इसे फिल करना है, ठीक है, इसलिए उसका अट्रैक्टिव होना भी जरूरी है। द क्वेश्चंस शुड नॉट हर्ट द इन्फॉर्मेंट्स एंड शुड नॉट बी वेरी पर्सनल। क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं होने चाहिए। आपने ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन पूछे कि वो रिस्पोंडेंट आपको आंसर नहीं करेगा, इसलिए बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना और ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना जो कि इन्फॉर्मेंट को हर्ट कर जाए, ठीक है। देयर शुड बी अ सिस्टम, अ सीक्वेंस एंड अ प्रॉपर प्लानिंग इन द क्वेश्चंस, ठीक है। प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस की, कि पहले जो है आप इस काइंड के क्वेश्चन पूछ रहे हो फिर पूछ रहे हो, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया। ये नहीं कि पहले आपने सारी इंफॉर्मेशन ले ली फिर पूछ रहे हो आप कि व्हाट इज योर नेम, ठीक है। नेम अगर पूछना है आपको तो व्हाट इज योर नेम जो पहले आना चाहिए कि भाई आपका नेम बता दो, फिर आपकी जो दूसरी और भी चीजें हैं वो आप बता दो, तो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको मेंटेन करने हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी मस्ट क्लियरली डिफाइंड। इंक्वायरी का क्या ऑब्जेक्ट है वो टॉप में ही क्या कर देना है, आपको बहुत ही प्रॉपरली डिफाइन करना है, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर चीज के लिए या इस ऑब्जेक्टिव के कारण जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चनर को बना रहे हैं। जब ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो एक पर्सन को समझ में आ जाएगा कि क्यों ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो आंसर कर देगा, ठीक है। एफर्ट्स शुड बी मेड टू गेट इन्फॉर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। एफर्ट्स बनाने चाहिए कि जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। बार बार जो है उन्हें पिंच करते रहो, मतलब पिन अप करते रहो कि प्लीज आंसर दिस, प्लीज आंसर दिस, तो इस वे में हो सकता है कि आपको आंसर मिल जाए।
द क्वेश्चनर शुड बी accompanied बाय अ सेल्फ एड्रेस एंड स्टैम्प्ड एनवेलप, ठीक है। जो क्वेश्चनर है वो किससे accompanied होना चाहिए, एक सेल्फ एड्रेस एंड स्टैम्प्ड एनवेलप से, जिसके थ्रू एक पर्सन जो है वो वापस आपको आपके एड्रेस पर जो क्वेश्चनर है वो पहुंचा सके, ठीक है। अगर उसे पता ही नहीं होगा कि वापस इसे पहुंचाना कहाँ है तो वो फिल करके कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए आपको जो है सेल्फ एड्रेस्ड और सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड एनवेलप में जो है वो पर्टिकुलर क्वेश्चनर देना चाहिए, ताकि एक जो रिस्पोंडेंट है वो उसे फिल कर कर आप तक वापस उसे पहुंचा दे, ठीक है। तो आई होप सो कि इसके जो प्रिकॉशंस है ये आप लोगों को क्लियर हो गए। फिर आता है क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। देखो अभी जो हम क्वेश्चनर पढ़ के आए वो क्या था, एक मेल्ड क्वेश्चनर के बारे में पढ़ा कि जो क्वेश्चनर है उसे हम जो रिस्पोंडेंट है उस तक पहुंचा देते हैं। अब एक उसी में एक वेरिएशन आता है, वो है क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। अब ये क्या होता है, जब एक इन्वेस्टिगेटर स्टूडेंट्स खुद जाता है, या फिर एन्यूमरेटर्स का मतलब हम लोगों ने समझा है क्या होता है। एन्यूमरेटर्स का मतलब ये वो लोग होते हैं जो कि एक इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करते हैं अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने में, है ना। इन्वेस्टिगेटर जिसकी हेल्प लेता है उन लोगों को हम एन्यूमरेटर्स बोलते हैं। तो इन्वेस्टिगेटर जो है क्वेश्चनर्स किसको दे देगा, एन्यूमरेटर्स को दे देगा। वो लोग जाकर लोगों के पास जाएंगे, लोगों को जो है वो क्वेश्चन बताएंगे, मतलब कि जो रिस्पोंडेंट्स होने वाले हैं उन्हें वो क्वेश्चंस बताएंगे, उन्हें वो क्वेश्चन समझाएंगे, फिर जो भी रिस्पोंडेंट आंसर देगा उस आंसर को मार्क करेंगे। मतलब कि ये क्या होगा कि क्वेश्चनर फिल्ड किया जा रहा है, क्वेश्चनर ही फिल किया जा रहा है, लेकिन कौन फिल कर रहा है, एक एन्यूमरेटर फिल कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो रिस्पोंडेंट्स है वो इलिटरेट्स हैं, तो ऐसे केस में ये पर्टिकुलर जो हमारा मेथड है ये काफी सही रहता है। और ये जो मेथड है स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या मिल सकता है, जो टाइमली रिप्लाई है वो मिल सकता है। हमारा जो एक स्टडी है वो टाइम से कंप्लीट हो सकती है। लेकिन जो हम लोगों ने मेल क्वेश्चनर में देखा कि ये नहीं पता कि वो कब तक हमारे पास में वापस आएगा, वो काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो यहाँ पर वो एक एडवांटेज मिलता है कि इस चीज की अश्योरेंस है कि हाँ वो क्वेश्चनर फिल होके आ जाएगा। अगर एक रिस्पोंडेंट आंसर नहीं देगा तो दूसरे से पूछ के और वो जो क्वेश्चनर है उसे फिल किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब कि ये एक हम बोल सकते हैं कि उससे थोड़ा सा इसमें एडवांटेजेस चीज हमें दिखी, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, राइट। तो वो भी हम देखेंगे कि क्या कहाँ पर जो है ये पर्टिकुलर जो हमारा मेथड है ये मेल्ड क्वेश्चनर से पीछे रह जाता है, ओके। So under this method, the enumerator personally visits informants along with the questionnaire, ask questions and note down their replies in the questionnaire in his own language, ठीक है। यहाँ पर क्या है जो मैंने समझाया वही कि एन्यूमरेटर खुद जाएगा और वो जो है क्वेश्चंस पूछेगा और आंसर्स लिखेगा। अब आंसर्स अपनी लैंग्वेज में लिखेगा, सामने वाले ने मुझे जिस भी लैंग्वेज में बताया है उस सामने, मतलब जो रिस्पोंडेंट है उसने मुझे रिप्लाई दे दिया, उसने अपनी लैंग्वेज में जो है रिप्लाई दे दिया। अब मैं जो हूँ उसे अपनी लैंग्वेज में क्या करने वाली हूँ, क्वेश्चनर में फिल करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज एक ड्रॉबैक भी बनती है कि एक जब एन्यूमरेटर अपनी लैंग्वेज में उस आंसर को लिखता है तो यहाँ पर कुछ बायसनेस हो सकती है, हो सकता है कि हम कुछ गलत आंसर लिख दें, हो सकता है कि एक एन्यूमरेटर जो है वो पार्शियल हो, बायस हो और वो उस आंसर को मैनिपुलेट कर दे उसके ओन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। So the enumerator assists the informants to understand the true nature of the questions and fills up the schedule himself to avoid vague and ambiguous replies, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है दैट इज शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है स्टूडेंट्स, द क्वेश्चनर फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज नोन एज शेड्यूल, ठीक है। जब क्वेश्चनर एक एन्यूमरेटर फिल करेगा तो उसे शेड्यूल बोला जाता है। ये याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू, बिकॉज ये जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं यही कहीं ना कहीं जो है हमें फंसा देते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन या एमसीक्यूज की हम बात करें तो, ओके। तो जो एक एन्यूमरेटर है वो एक इन्फॉर्मेंट को, एक जो रिस्पोंडेंट है उसे प्रॉपरली असिस्ट कर सकता है, उसे जो है क्वेश्चन क्या है वो अच्छे से समझा सकता है और उसका प्रॉपर आंसर लिख सकता है, ठीक है। जो कि कोई भी एक कंफ्यूजिंग या वेग या इनकम्प्लीट आंसर एक रिस्पोंडेंट लिखता तो उससे अच्छा है कि रिस्पोंडेंट ने जो भी आंसर दिया है उसको प्रॉपरली अच्छे से कंप्लीट वे में जो है एक एन्यूमरेटर फिल कर सकता है उस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। तो आई होप सो कि इसका जो मतलब है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अगर मेरिट्स देखें तो क्या है, वाइड कवरेज, ओके, एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट
एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है जो एन्यूमरेटर है वो खुद पूछ रहा है पर्सनली क्वेश्चंस, तो वो मतलब कि सही लिखा होगा, बिकॉज यहाँ पर ये होगा कि क्वेश्चन का मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, जो ट्रू नेचर है क्वेश्चन का वो समझ में आएगा एक रिस्पोंडेंट को, तो वो उस हिसाब से सही आंसर देगा। बेटर रिस्पॉन्स होगा अगर आप एक क्वेश्चनर ऐसे ही पकड़ाओगे और एक क्वेश्चनर आप खुद लेकर जाओगे जिसमें कि आप प्रॉपरली जो है एक एक चीज समझा रहे हो, तो उसमें रिस्पॉन्स रेट जो है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। लिमिटेड चांस ऑफ पार्शियलिटी के लिमिटेड चांस है, लेकिन ये जो है इसका डीमेरिट भी बनेगा, बिकॉज पार्शियलिटी देखने को मिलेगी भी, ठीक है, मतलब कि मिल सकती है इफ अ एन्यूमरेटर इज पार्शियल, ठीक है। सो यूजफुल इन केस ऑफ इलिटरेट रिस्पोंडेंट्स, जब रिस्पोंडेंट्स इलिटरेट है तो ये क्या है, ये उसके लिए यूजफुल रहता है, ओके। डीमेरिट्स ऑफ क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स, इसके डीमेरिट्स क्या होंगे? कॉस्टली मेथड क्यों है? कॉस्टली मेथड इसलिए है बिकॉज अब जो है एक एक एन्यूमरेटर को भी तो पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट, उनके जो खर्चे पानी वो भी चलाने पड़ेंगे, उनके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो भी हमें ही इनकर करने पड़ेंगे, मतलब कि एक जो मेन इन्वेस्टिगेटर होगा उसे ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये क्या हो सकता है, ये जो मेथड है ये कॉस्टली मेथड है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग किस केस में होगा स्टूडेंट्स? टाइम कंज्यूमिंग ऐसे होगा कि एक एक एन्यूमरेटर जाएगा, एक एक रिस्पोंडेंट से पूछेगा, तो इस वे में जो है टाइम कंज्यूम होगा। और अगर हम टाइम कंज्यूमिंग बात कर रहे हैं अपने मेल्ड क्वेश्चनर मेथड में, तो उसमें क्या हम उससे हमारा क्या मतलब होता है? तो उसमें हमारा मतलब होता है कि जो एक पर्सन है वो मतलब जो एक रिस्पोंडेंट है, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम ले एक क्वेश्चनर को वापस रीसेंड करने में, तो उस वे में टाइम कंज्यूमिंग था। और यहाँ पर किस वे में टाइम कंज्यूमिंग था कि एक एक एन्यूमरेटर जाएगा, एक एक रिस्पोंडेंट से पूछेगा, तो इस चीज में क्या लगने वाला है? टाइम लगने वाला है, ठीक है। इनएबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर, हो सकता है कि एन्यूमरेटर इनएबल है या इतना प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये वाला लैक्यूना भी हमें देखने को मिल सकता है, ओके। नाउ प्रिकॉशंस ऑफ क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स, क्या प्रिकॉशंस ध्यान रखने होते हैं? एन्यूमरेटर शुड बी द पर्सन ऑफ हाई इंटीग्रिटी एंड प्रॉपर्ली ट्रेन्ड टू यूज स्टैटिस्टिकल टूल। हाई इंटीग्रिटी का होना चाहिए और प्रॉपर्ली ट्रेन्ड होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि उसे जो है प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई हो, वो एक प्रॉपरली ट्रेन्ड पर्सन हो जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं कि हाँ इसे जो है प्रॉपरली हर एक स्टैटिस्टिकल टूल को कब कहाँ पे कैसे यूज करना है ये अच्छे से पता हो, ठीक है। Enumerator should be polite, tactful, laborious and honest to his assigned work, ठीक है। क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, टेक्टफुल होना चाहिए, हार्ड वर्किंग पर्सन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई आंसर अगर अच्छे से नहीं कर रहा तो आप वहां पर अपनी एरोगेंसी दिखा दोगे, आप एरोगेंसी दिखाओगे सामने वाला और आंसर नहीं करेगा कि भाई हमारा क्या जा रहा, हमारे लिए थोड़ी ना तुम ये क्वेश्चनर फिल कर रहे हो, राइट। ये सिंपल सा एक एटीट्यूड बन जाता है, इसलिए एक एन्यूमरेटर को बहुत ही पोलाइट होना जरूरी है, ठीक है, पेशेंस लेवल बहुत होना जरूरी है और ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट इन द सेंस कि कोई भी काइंड ऑफ बायसनेस नहीं आनी चाहिए उसमें, जो एक एन्यूमरेटर है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन क्वेश्चन आंसर्स को या जो भी एक रिस्पोंडेंट आंसर कर रहा है उन्हें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मोल्ड नहीं करना चाहिए। जो एक ट्रू आंसर उधर से मिल रहा है वही आंसर हमें क्या करना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ जो है ये कुछ जो क्वालिटीज हैं जो कि एक एन्यूमरेटर में होनी चाहिए, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि ध्यान रखने चाहिए जब हम इस पर्टिकुलर मेथड का यूज कर रहे हैं। तो देयर शुड बी टाइमली इवेल्युएशन ऑफ द वर्क ऑफ एन्यूमरेटर्स, टाइमली इवेल्युएशन होना चाहिए एन्यूमरेटर्स के वर्क पर, मतलब कि टाइम टू टाइम जो है उसे चेक करते रहना चाहिए कि इन्होंने कितना किया है, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इस वे में, ठीक है, एक प्रॉपर इवोल्यूशन होना चाहिए। बिकॉज अगर वो नहीं होगा तो हो सकता है कि एन्यूमरेटर क्या अपनी जो लेजीनेस है उसकी वजह से काम करे ही ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है काम को खींचता रहे, ठीक है। The informant should be properly educated about the objective of the investigation. जो informant है उसे properly educated होना चाहिए। educated किस सेंस में, मतलब कि एक जो enumerator है उसका ये काम है कि वो एक informant को proper knowledge दे, properly जो है सब कुछ बताए कि क्या objective है investigation का। because जब एक respondent को एक proper objective पता होगा तभी वो
ट्रू सेंस में आंसर कर पाएगा। अदरवाइज हो सकता है कि अगर उसको जो है इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक ही समझना है तो हो सकता है कि वो कुछ वेग आंसर्स देने लगे, ठीक है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एन्यूमरेटर की होगी, बिकॉज अब वो एक पर्सन है जो कि उस पूरे क्वेश्चनर को फिल करने वाला है और अपने जो आंसर्स है वो निकलवाने वाला है, जो है रिस्पॉन्डेंट से पूछने वाला है। तो उसका काम है कि वो प्रॉपरली एजुकेट करे लोगों को अबाउट दी टॉपिक ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। क्वेश्चंस इन द शेड्यूल शुड बी स्मॉल इन लेंथ एंड सिंपल एंड क्लियर। जैसे कि मेल क्वेश्चनर में हम लोगों ने देखा था कि स्मॉल होने चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए और क्लियर क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एन्यूमरेटर फिल कर रहा है तो बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए, ऐसा नहीं करना है। वो एक रिस्पॉन्डेंट जो है वो बोर हो जाएगा, वो आपके क्वेश्चन को आंसर नहीं करेगा। इसलिए एकदम शॉर्ट, सिंपल एंड क्लियर आंसर्स, क्लियर क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करना है, ओके।